स्टार्ट करते अपन कारो 2020। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चंस आए इससे, और इस अटेम्प्ट में भी आएगा जितना मुझे लगता है। ठीक है, तो कारो 2020 और कारो 16 में इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज फार एज एप्लीकेबिलिटी इज कंसिडर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है। कारो 2020 कारो 16 की एप्लीकेबिलिटी याद होगी तुम लोग को। कारो 2016 की एप्लीकेबिलिटी याद है क्या कुछ? किस किस को नॉन एप्लीकेबल है, फटाफट से बताते जाओ। बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस और कंपनी। ठीक है, और? पब्लिक सेक्टर कंपनी, हाँ, गवर्नमेंट। और बोलो। 1% कंपनी को एप्लीकेबल अनलिस्टेड है क्या? कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं, वन को, पर्सन और? कंपनी को भी नहीं। हाँ, नहीं है, 1% कंपनी को भी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लिमिट तक के। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेन अपन को देखना है। स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल है क्या? नो। स्मॉल कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी की लिमिट याद है तुम लोग को? पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ 20, 440 है ना? तो अमेंड हो चुका है स्नेहा। अमेंडमेंट मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में। 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल से कम होना चाहिए या 4 करोड़ तक होना चाहिए। एंड टर्नओवर तुम्हारा कितने तक होना चाहिए? 24। ठीक है, अपडेट कर लो उसको। एप्लीकेबल है वो वाला अमेंडमेंट तुम लोग को इस अटेम्प्ट के लिए। 440 है। तो देखो, कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी वाइज अगर अपन देखें तो सारी कंपनी को एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। तुम लोगों को याद होगा फॉरेन कंपनी, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तुम्हारे कंपनी लॉ में, तो इसमें जो लिमिटेड प्रोविजन है, जो चैप्टर फॉरेन कंपनी है, वही कंपनी एक्ट, वो चैप्टर एप्लीकेबल होता है फॉरेन कंपनी को। बाकी कई सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होते। तो कारो स्पेसिफिकली बोल दिया कि वो भी एप्लीकेबल होगा ही होगा फॉरेन कंपनी को भी। तो इट्स इंक्लूडिंग एवरी कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड इन 242 में, जो फॉरेन कंपनी डिफाइंड है। हाउएवर ऑर्डर स्पेसिफिकली एग्जाम्स फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी। तुम्हारा बैंकिंग कंपनी एक्सक्लूडेड है, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 बोले तो सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखो क्या क्या दिया हुआ है। तुम्हारी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि ना ही सब्सिडरी होनी चाहिए, ना ही होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए किसी पब्लिक कंपनी की। तो अगर अगर ऑलरेडी ये सब्सिडरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अगर ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, अगर ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी है क्या? तो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन उल्टा भी याद रखना, अगर ये होल्ड कर रही है कोई पब्लिक कंपनी को भी, अगर ये किसी पब्लिक कंपनी को भी होल्ड कर रही है, देन दैट इज ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो, वहां पे तुम्हारे कारों की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी उसको। मतलब वहां पे कोई लिमिट विमिट देखना ही नहीं हो, प्राइवेट कंपनी चाहे होल्ड कर रही हो या सब्सिडरी हो, होल्डिंग पे केस में भी उसको नहीं देखना है। ऐसे कई सारे केस में तुमको दिख जाएगा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का होल्डिंग जो मेन कंपनी की होती है, फिर एक प्राइवेट कंपनी हो जाती है। जो अगर किसी को शेयर होल्ड करने हैं किसी पर्सन को, तो कई बार वो क्या करता है, प्राइवेट कंपनी को बना के थ्रू शेयर होल्ड करता है। तो इन दैट केस प्राइवेट कंपनी माइट बी होल्डिंग एनी पब्लिक कंपनी, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन केस अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो तुमको लिमिट याद रखनी क्या, कि पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस याद रखना। ये सब छोटी छोटी बातें तुम लोग को ऑलरेडी पता होगी, जस्ट एक बार वापस से रिमाइंड करवा रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि रिजर्व, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस है एंड पेड अप शेयर कैपिटल है, नॉट मोर देन 1 CR एज ऑन बैलेंस शीट डेट। और जहां पे उसकी बोरोइंग, टोटल टोटल बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है, फ्रॉम कहाँ कहाँ से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैंने कल जो वीडियो दिया था, वहां पे एक पॉइंट कवर होगा जहां पे तुमको बोरोइंग के केस में कॉर्पोरेट्स से अगर मैं बोरोइंग ले रहा हूँ, तो वो बोरोइंग को भी कंसिडर करना था। याद है क्या वाला पॉइंट? अगर मैं किसी कंपनी से भी बोरिंग लिया हूँ, तो वो वाला बोरिंग भी मेरे को कंसिडर करना था। कौन सा पॉइंट था वो? 143 सबसेक्शन। 143 सबसेक्शन, जोर से बोलो स्नेहा। सो 143 सबसेक्शन 3 में पॉइंट आई था शायद। क्लॉज आई, यस। तो क्लॉज आई। 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई तुम्हारा आईएफसी कंट्रोल के ऊपर जो था, जहाँ पे वहां पे बोलते कि बोरिंग अगर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही है, राइट, तो वो 25 करोड़ के केस में तुमको बोरिंग कहाँ कहाँ से देखना था, एफआई, बैंक्स एंड इवन
बॉडी Deposits. कॉर्पोरेट्स, बॉडी कॉर्पोरेट भी देखना था, राइट। सिमिलरली एक जगह अपन ने देखा था बोरोइंग्स अपन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड डिपॉजिट होल्डर से भी देखना था। डिपॉजिट होल्डर से भी बोरोइंग देखना था, कहाँ पे था वो? रोटेशन में। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मैंने बोला था स्पेसिफिकली याद करते चलो। तुम लोग फटाफट से आंसर क्यों नहीं आ रहा जल्दी से? याद करते हो, इसको डिफरेंशिएशन करते हो चलो। छोटा सा पॉइंट है, कभी आया हुआ नहीं है, इन केस कुछ आ जाए घुमा के एमसीक्यू पूछ ले तो भरोसा नहीं है। तो एफआई, बैंक्स और डिपॉजिट होल्डर तीनों से यहाँ पे कंसिडर करना होता है तुमको इन द केस ऑफ 139 सबसेक्शन 2। ठीक है, 139 सबसेक्शन 2 में एफआई, बैंक्स एंड डिपॉजिट होल्डर तीनों से। 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, एक जगह ऐसे लिख के रखोगे तो याद रहेगा, एफआई, बैंक्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। और तुम्हारा अभी कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? कारो की एप्लीकेबिलिटी वाइज अगर अपन देखें तो उसमें कौन कौन से कवर्ड है? एफआई, बैंक्स, और एफआई बैंक्स वाले और भी बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको। तो एफआई और बैंक से अगर मेरा 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ तक है मेरी बोरोइंग, एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 टू दी एक्ट, मतलब मेरा जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, तो क्या ये टोटल रेवेन्यू में मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है बस, या अदर रेवेन्यू भी आएगा? अदर रेवेन्यू भी आएगा। अदर रेवेन्यू भी आएगा। याद है ये सब पहले था, पहले चेंज हुआ है उसके बाद 2016 में चेंज हुआ था जब टोटल रेवेन्यू वर्ड आया था। पहले क्या वर्ड होता था यूज? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3, ये तुम्हारा कितना तक रहना चाहिए? 10 करोड़ तक रहना चाहिए। ये तुम्हारा 10 करोड़ तक रहना चाहिए। क्लियर है क्या? तो मुझे फटाफट से एक बार इसका आंसर कर दो। एग्जाम्पल लिखना है तो नोट कर लो। तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख, और पेड अप शेयर कैपिटल है 1.02 CR, मतलब 1 करोड़ 2 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 4 lakhs। बताओ ये इस केस में लगेगा क्या? Not applicable. नहीं लगेगा। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव दोनों मिला के देखना है, राइट? तो रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल पॉजिटिव, दोनों मिला के टोटल क्या आएगी मेरी? 98 lakhs। करेक्ट, तो इस केस में नहीं लगेगा। अभी यही केस को अगर आगे बढ़ाते जाए, टर्नओवर है तुम्हारा 12 करोड़, एंड बोरोइंग है तुम्हारी 50 लाख। बताओ फटाफट से लगेगा क्या? लग जाएगा, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना तो लग जाएगा। सब बोल रहे हो एप्लीकेबल होगा? Turnover exceeds 10 crore. सर स्मॉल कंपनी में आ जाएगा ना ये? करेक्ट, तो एप्लीकेबल नहीं होगा ये। चार स्मॉल ऑप्शन। कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है, तो ये किस में आएगा? कंपनी, ये स्मॉल कंपनी है मेरी, स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। तो दोनों वो वाली कंडीशन भी देखते चलनी तुमको, स्मॉल कंपनी सर की भी इस डेफिनेशन। हाँ इसमें एंड लिखा हुआ है तो तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए हाँ, क्या? तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके तुम्हारी नॉन एप्लीकेबिलिटी तुम बोल सकते हो कि एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई भी एक कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो उस केस में तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाएगा कारो। तो यहाँ पे टर्नओवर मेरा ब्रीच हो रहा था, लेकिन चूंकि ये स्मॉल कंपनी की लिमिट के अंदर आ रहा है इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 1 1 10 याद रखना लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, फिर बोरोइंग फ्रॉम एफआई एंड बैंक्स, एंड प्लस तुम्हारा टर्नओवर एज पर शेड्यूल 3।
सॉरी टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 10 करोड़ तक। अब जब तुम बोरोइंग देख रहे हो यहाँ पे, तो बोरोइंग में देखो तुमको कैसे देखना है, मैं तुम लोग से पूछते जाऊंगा, बताना या क्या ये बोरोइंग में इंक्लूड होगा क्या। टर्म लोन क्या बोरोइंग में इंक्लूड होगा? हाँ कि ना? यस। डिमांड लोन इंक्लूड होगा? हाँ एक्सपोर्ट होगा क्रेडिट, होगा। कैश क्रेडिट, हाँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सब 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 जितने तुम्हारे क्रेडिट फैसिलिटीज है, सारी जितनी क्रेडिट फैसिलिटीज तुम अवेल कर सकते हो वो सब बोरोइंग में आएगा, वो सब बोरोइंग में आएगा। यहाँ पे और देखो क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सच बोरोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ ₹1 CR। तो पहला पॉइंट तो एकदम स्ट्रेट अवे क्लियर है, जितनी तुम क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हो वो सब तुम्हारा बोरोइंग में आएगा। ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल परचेज हो गया या बिल डिस्काउंट करवाया तुमने, कैश क्रेडिट हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, ठीक है। ट्रेड पेबल के अलावा मान के चलो जितनी तुम क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, ट्रेड पेबल तो एक ऑपरेशनल गुड्स परचेज के केस में हो गया, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। बट बिल परचेज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है, ये सब तुम्हारा आएगा। एक्सपोर्ट करवा रहे हो और तुम क्रेडिट में करवा रहे हो अगर, तो वो भी आएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट्स। एंड देन इसके अलावा देखो, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है पता है तुम लोग को? नॉन फंड बेस्ड, ये जितनी पढ़े अभी तक अपन ये क्रेडिट फैसिलिटीज ना, ये सारी फंड बेस्ड थी। फंड बेस्ड मतलब समझ रहे हो, जहां पे तुमको पैसा मिल रहा है। लिमिट मिल रही है, लिमिट, कोई पैसे की लिमिट मिल रही है मॉनेटरी टर्म्स में। यहाँ पे भी मॉनेटरी टर्म्स में लिमिट नहीं मिल रही तुमको, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में ये डिफाइन रहेगा कि ये फंडेड नहीं है ऑलरेडी, बट इन केस कोई एक्टिविटी या इवेंट इन्वोक होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पे तुमको ये लिमिट सैंक्शन कराई जा सकती है। तो नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज में आ सकता है तुम्हारा गारंटीज, लेटर राइट? ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या बोले? लेटर ऑफ क्रेडिट ही बोला। हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट आ सकता है तुम्हारा। टू द एक्सटेंट सच फैसिलिटीज हैव डिवॉल्व्ड एंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फंड बेस्ड। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी कब फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में कन्वर्ट होती है? जब गारंटी इन्वोक की जाए। जब गारंटी इन्वोक होगी तो फिर वो नॉन फंड बेस से फंड बेस में हो जाएगी। दैट इज गारंटी मैंने तुम लोग को दी है इन केस कि मान लो मैंने अरविंद को बोल दिया कि अगर शिवम पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, ले शिवम ने पैसा नहीं दिया अरविंद को, अब अरविंद ने मेरे पास आके गारंटी इन्वोक कर दी, तो अब ये तो फंड बेस्ड हो गई ना, अब तो मुझे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा सैंक्शन। तो डेट इज व्हाट की जब अगर वो कन्वर्ट हो गई, दैट इज गारंटी इन्वोक होना, एलओसी इन्वोक हो जाना, तो इन दैट केस उसको भी तुम इंक्लूड करोगे अपने बोरोइंग में, वरना नहीं करोगे। नॉन फंड बेस को वरना नहीं करोगे, लेकिन अगर इन्वोक हो जाती है, दैट इज फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस बोरिंग को भी इंक्लूड करोगे। क्लियर है क्या शिवम? हाँ सर। इसके बाद देखो, द फिगर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरिंग वुड आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटीज इशूड बाय द कंपनी वेयर सच गारंटीज हैज बीन इन्वोक्ड एंड एनकैश्ड और वेयर से अ लेटर ऑफ क्रेडिट हैज बीन डिवॉल्व्ड। तो बीजी इन्वोक होगी तो उसको इंक्लूड करोगे। बीजी अगर इन्वोक नहीं होती है, अगर उसकी एक्सपायरी हो जाती बीजी की, तो ओरिजिनल बीजी सबमिट करना पड़ता है बैंक को, ओरिजिनल बीजी जाके सबमिट करते हैं। अभी इसके बाद देखो और क्या दिया, अगर टर्म लोन है तो तुम लोग फटाफट से सोच के बताओ, इंटरेस्ट अक्रूड जो है, इंटरेस्ट अक्रूड क्या मैं उसको भी इंक्लूड कर लूं अपनी बोरोइंग में? हाँ इंक्लूड होगा, एक्रूड एंड ड्यू। अक्रूड एंड ड्यू इंक्लूड होगा, ठीक है। ड्यू अगर हो गया तो इंक्लूड होगा। 3 महीने में अगर ड्यू होता है, 6 महीने में ड्यू होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, राइट? 3 महीने में करती है कि 6 महीने में करती है, तो अपने हिसाब से मंथली हो रहा है, 3 मंथ हो रहा है, ड्यू अगर हो गया तो उसको भी बोरोइंग में इंक्लूड करोगे, वरना इंक्लूड नहीं करोगे। सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट है तो इंक्लूड नहीं करोगे, अक्रूड एंड ड्यू है तो इंक्लूड करोगे बोरोइंग में। ऑर्डर वुड बी अप्लाई टू द कंपनी इन केस एनी डे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न। कहीं भी ये सब मिला के अगर एक भी टाइम पे 1 करोड़ के ऊपर तुम्हारा बोरिंग चले जाती है किसी भी दिन, एग्जांपल ले लो, तुमने कैश क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन करवा के रखी है और वो तुम्हारी तुमने ली है और उसके बाद तुमने वापस से रीपे भी कर दिया, लेकिन तुमने चूंकि 1 करोड़ के ऊपर एक दिन के ऊपर भी अगर ये गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारी कारों की लिमिट, कारों की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी, ठीक है। और ये तुम्हारा टोटल इंडेस या एएस जैसा बोलता है, उसके हिसाब से तुमको बोरिंग देखनी है। इंडेस 109 तुमको अलग से रिकॉग्नाइज करने बोलते हैं ना कई बार बोरिंग, कुछ पोर्शन हो सकता है टर्म लोन का इक्विटी में जाए, कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं ना कुछ, तो उसको अपन डिवाइड करते थे इक्विटी में और किसी को, तो वो जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है वैसा वाला तुमको इंक्लूड करना है, वो फिगर्स को इंक्लूड करना है तुम्हारे गैप
जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंड एस एएस जैसा बता रहे तुमको, उसके हिसाब से वो फिगर तुमको कंसीडर करनी है। क्लियर है अभी तक? क्या कारो सीएफएस में भी एप्लीकेबल है क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो कारो 2016 एप्लीकेबल नहीं होता था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तुम लोग को पता होगा एसएफएस की ऑडिट अलग होती है, सीएफएस की ऑडिट अपन ने अलग से देखा, राइट? अगर एलएनटी की एसएफएस की ऑडिट हो सकती है अलग हो और सीएफएस की ऑडिट को ऑडिटर कोई अलग हो, लेकिन जनरली एसएफएस का ही ऑडिटर सीएफएस का ऑडिटर होता है जनरली। तो सीएफएस की ऑडिट तो लेकिन अलग हो रही ना, तो जब सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट आ रही तो क्या मैं उसकी कारों की रिपोर्टिंग दूंगा? तो 2016 के हिसाब से तो नहीं होता था, बट 2020 में लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर दिया है। लास्ट में एक पॉइंट है जहां पे तुमको रिपोर्टिंग करनी है एज एन ऑडिटर की क्या तुम्हारे कोई सब्सिडरी की एडवर्स रिपोर्टिंग हुई है क्या अंडर कारो। तो वो वाला पॉइंट, वो वाली सब्सिडरी को तुमको हाईलाइट करना है सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है? तो यही बस एक छोटा सा पॉइंट है जो तुमको ध्यान में रखना है। तो ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन सीएफएस एक्सेप्ट 21 वाला जो क्लॉज है तुम्हारा पैरा 3 के अंदर। तो ये अपन देखेंगे लास्ट में, लास्ट क्लॉज जो है। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ तक की एप्लीकेबिलिटी वाइज अपन ने देख लिया पूरा कारो की 2020। इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कई बार एप्लीकेबिलिटी से ही। ठीक है, आगे बढ़े। अभी फिक्स्ड एसेट में आ जाओ। पैरा 3 का सर टर्नओवर में जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कुछ इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड, मतलब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग तुमको पता होगा जीएसटी इंक्लूसिव मेथड से अपन बोलते हैं कंपनीज एक्ट में कि एक्सक्लूसिव मेथड से? एक्सक्लूसिव मेथड से बोलते हैं ना। और इनकम टैक्स में एक्सक्लूसिव। तो वैसे ही तुमको फॉलो करना है एज पर शेड्यूल 3 जैसा बोला है। मतलब तुम शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बनाओगे ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वही फिगर तुमको यूज करनी है, ठीक है? मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, पैरा 3 का सबसे पहला क्लॉज देख रहे हैं अपन, सब क्लॉज पैरा 3 का क्लॉज 1 फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी यहाँ पे मेजरली इन्होंने कारो 2020 में किया क्या है, फिक्स्ड एसेट जहाँ जहाँ यूज था ना अंदर में वर्ड, वहां पे हटा के पीपी डाल दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहला तो ये। दूसरी बात, पहले जो था फिक्स्ड एसेट था, इंटेंजिबल एसेट्स कहीं पे मेंशन नहीं था, कवर्ड नहीं था। तो अब इन्होंने अलग से एक पॉइंट डाल के इंटेंजिबल एसेट्स को भी क्लैरिफाई कर दिया कि इसका भी तुमको देखना है, ये पॉइंट भी डाल दिया कि इंटेंजिबल एसेट। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना सबसे पहले तो कि ये फिक्स्ड एसेट नहीं लिखोगे। अभी आप एग्जाम में अगर ये क्लॉज के अंदर लिखोगे तो तुमको नोट करके चलना, दिमाग में रखना कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखोगे, पीपीई। तो देखो वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ये पूरा वही है पुराना वाला पॉइंट ही जैसा, सेम टू सेम 2016 के जैसा, फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई। क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई मतलब तुमको समझ में आ रहा है या क्या बोलना चाह रहे हो? क्वांटिटी वाइज क्या डिटेल है तुम्हारा एक एक पीपी का, और किस सिचुएशन में है। क्वालिटी वाइज मतलब क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों तुमको बतानी है। क्या ये पीपी सही चल रहा है कि नहीं, क्या ये फैक्ट्री बंद हुई है, क्या ये मशीनरी सही है कि नहीं, क्वालिटी वाइज भी एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटेल दोनों तुमको देनी है। तुमको यानी किसको, मैनेजमेंट से लेनी है। तुमको देखना है कि मैनेजमेंट प्रॉपर फुल डिटेल एक पर्टिकुलर, जिसको अपन बोलते हैं ना एफएआर, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, कभी देख जाओगे तो यही ऑडिट चेक करने के लिए यही लेते हैं अपन, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो मेंटेन रहता है। तो पूरा देखना है कि उसमें क्वांटिटी वाइज एज वेल एज क्वालिटेटिव डिटेल्स पूरी तुमको मैनेजमेंट से लेनी है। दूसरा, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एज वेल, वही सेम पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो, इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा, वेदर दीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। तो मतलब तुमको ये भी इंश्योर करना है कि रीजनेबल इंटरवल में वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन करेगा वेरिफिकेशन, ऑडिटर की मैनेजमेंट? फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में होना चाहिए, कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। ऑडिटर को चेक करते रहना कि ऑडिटर को ये भी देखना है कि क्या रीजनेबल इंटरवल में मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही थी या नहीं कर रही थी। रीजनेबल इंटरवल इन द केस ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है जनरली, गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। एनुअली। हाँ एनुअली, दैट इज 1 ईयर होगा मान के चलो। नहीं, गलत बोल रहे हो, वो तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट बोला ना गाइडेंस नोट में 3 साल का, बट मैक्स टू मैक्स कितने साल में हो जाना चाहिए गाइडेंस क्या, एटलीस्ट 3 इयर्स।
once 3 in years में एक बार। वंस इन 3 इयर्स तो होना ही चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन, ये गाइडेंस है तुम्हारा। 1 ईयर की जो गाइडेंस है वो तुम्हारा इन्वेंट्री में सेम पॉइंट आएगा, वहां पे भी रिजनेबल इंटरवल में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, तो वहां पे गाइडेंस के लिए 1 ईयर है, यहाँ पे तुम्हारा 3 ईयर है। वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस, अगर तुमने किया था ये फिजिकल वेरिफिकेशन अगर तुमने कर लिया है रिजनेबल इंटरवल में, मैनेजमेंट ने देखना है अपन को क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन रिजनेबल इंटरवल में किया है क्या, अगर हाँ तो कोई भी एनी 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 मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, तो यहाँ पे मटेरियल वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैनेजमेंट को लग रहा है 5% उनके लिए मटेरियल है, 5% ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट या 2% ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट, क्या मटेरियल है उनके लिए, अगर इसके ऊपर उनको लग रहा है कि हाँ अगर कुछ भी नोटिस किया गया ऑन सच फिजिकल वेरिफिकेशन, तो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, तो उस केस में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर उनको लग रहा है कि 2% के ऊपर लग रहा है कि फिक्स्ड एसेट दिख तो रहा है लेकिन ये एक्चुअली है नहीं, क्या क्वालिटी वाइज ये यूजेबल नहीं है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में हो सकता है राइट ऑफ करना पड़े। या जितना भी उनको लग रहा है कि मटेरियल के ऊपर कहीं भी फिजिकल वेरिफिकेशन में डेविएशन आ रहा है, चोरी हो चुकी है, फिक्स्ड एसेट है ही नहीं बचा हुआ, तो उस केस में क्या वेदर दिस इज हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, राइट ऑफ करना पड़ेगा या जैसा भी। ठीक है, तो मटेरियल एनी वर्ड है यहाँ पे, वही सेम वर्डिंग यूज हुई थी गारू 2016 में इन्वेंट्री के लिए भी, लेकिन अब इन्वेंट्री में एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज को हटा के वहां पे 10% स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया तुम्हारे लिए, मान के चलो। मतलब डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो एनी मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मटेरियल एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पे, लेकिन इन्वेंट्री में क्या है डिस्क्रिपेंसी फिजिकल वेरिफिकेशन में तुमको अगर मिल रही है 10% या उससे ज्यादा, तो वहां पे मटेरियलिटी डिफाइन कर दिया मान लो, और यहाँ पे एज पर मैनेजमेंट जो मटेरियलिटी होगी। ठीक है, तो अभी तक अपने 2 पॉइंट हो गए। एक तो पहला पॉइंट था क्या कि पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एंड एवरी एसेट्स इंक्लूडिंग क्वांटिटी वाइज डिटेल एज वेल एज सिचुएशनशिप ऑफ द सिचुएशन ऑफ द एसेट्स। दूसरा सेम पॉइंट तुम्हारा किसके लिए, लेकिन इंटेंजिबल एसेट इसी के अंदर। फिर तुम्हारा बी पॉइंट बोलता है क्या कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन वर कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट इन रीजनेबल इंटरवल एंड इफ एट ऑल देयर इज एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी then ensure that that has been properly dealt with in the books of accounts or not, properly dealt किया गया है कि नहीं किया गया। देन तीसरा तुम्हारा आता है वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स की बात नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स की बात हो रही है, लेकिन अदर देन प्रॉपर्टीज वेयर द कंपनीज लेसी एंड लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ लेसी, इसको क्यों एक्सक्लूड कर दिए ये लोग। आरओयू एसेट क्या मेरे आरओयू एसेट पीपी के अंदर नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। राइट ऑफ यूज एसेट पढ़ लिए होंगे ना 116, दिखेगा। दिखेगा पीपी में, तो लेकिन मेरे को उसके एसेट के अलावा जितने मेरे पीपीज है उसके इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो जो है मेरे पास, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सबके टाइटल डीड्स मेरे को एंश्योर करने की क्या ये कंपनी के नाम पे है या नहीं है। लेकिन आरओयू एसेट तो लीज पे लिया जाता है, इसकी जो टाइटल डीड है, टाइटल डीड तो लेसर के पास ही होगी। ये तो अपन अकाउंटिंग के टर्म्स में अपन ट्रांसफर मान लेते कि एसेट अपना ट्रांसफर हो गया और एसेट अपन रिकॉग्नाइज कर लेते कि हाँ हमारा ही हो गया एसेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन टाइटल डीड्स की बात अगर करूं मैं तो वो तो टाइटल डीड तो उसी के पास होगा जिसका बिल्डिंग है या जिससे भी तुमने लीज में लिया हुआ है। तो इसलिए उसको हटाने के अलावा तुम्हारे बाकी जितने इमूवेबल प्रॉपर्टी है तुमको एंश्योर करने की वेदर इट इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट मार्क करना कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है तुमको उतना ही देखना है, अलग से जाके छानबीन करने नीचे निकल जाना है 1-2 दिन की और कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, तुमको एंश्योर करना है कि वेदर दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट, और अगर कंपनी के नाम पे हेल्ड नहीं किया गया है तो तुमको डिटेल देनी है इस फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट याद करना है तुमको इस बार। क्या, एक तो बताओगे प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, बिल्डिंग जो तुम्हारी ली गई है ये एड्रेस है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू इसका क्या है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बता दो क्यों कि कितना तुम्हारे बुक्स में दिख रहा है। देन किसके नाम पे है, किसके नाम पे तो हो सकता है तुम्हारे डायरेक्टर के नाम पे हो, कंपनी के नाम पे नहीं, किसके नाम पे हो सकते तुम्हारे डायरेक्टर के नाम पे हो। डायरेक्टर ने कंपनी को यूज करने के लिए दे दिया लेकिन है तो टाइटल डीड्स किसके नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे। तो फिर तुमको यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है क्या डायरेक्टर प्रमोटर या उनका रिलेटिव या एम्प्लॉय के नाम पे है क्या, तो यस मैं बता दूंगा हाँ। एंड देन पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, कितने पीरियड से है उनके नाम पे, हमारे नाम पे कितने पीरियड से नहीं है, तो ये बता दोगे शुरू से ही नहीं है, राइट।
एंड देन रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, हो सकता है कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या फिर एज सच वो डायरेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए डायरेक्टर ने कंपनी को दिया हुआ है, जैसा भी। तो तुमको ये सब रीजंस बताने कि व्हाई दीज आर नॉट बीन हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, और क्या ये किसके नाम पे है, और क्या ये प्रमोटर डायरेक्टर या उनके रिलेटिव एम्प्लॉय के नाम पे है क्या, प्लस कितने पीरियड तक इनको हेल्ड किया गया है, इंडिकेट द रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, एंड किस कारण ये प्रॉपर्टी हमने हेल्ड नहीं की है। देन डी पॉइंट भी नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलना। क्या क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिवैल्यू किया है क्या पीपीई को, और यहाँ पे इंक्लूडिंग आरओयू है। यहाँ पे तो आरओयू एसेट को भी तुम रिवैल्यू तो करोगे ही, रिवैल्यू करोगे तो यहाँ पे तुमको आरओयू एसेट भी देखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टाइटल डीड वहां पे एक्सेप्शन इसलिए आया था क्योंकि टाइटल डीड जनरली सामने वाले लेसर के नाम पे होगा। यहाँ पे तो तुम आरओयू एसेट को रिवैल्यू करो, तो बताओ इंक्लूडिंग आरओयू एसेट है, क्लैरिफाई कर दिया इंस्टीट्यूट ने। पहले यहाँ पे क्लैरिफिकेशन अलग से इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट में देती थी, अभी क्लॉज में डाल दिया कि ऊपर वाले टाइटल डीड में आरओयू एसेट को कंसीडर मत करो, और रिवैल्यूएशन के केस में स्पेसिफिकली नया क्लॉज है। ऐसे क्या बोल रही है, सॉरी, तुम्हारा लॉ, क्या कि इंक्लूडिंग आरओयू एसेट तुमने अगर रिवैल्यू किया है अपने पीपीई को, या फिर इंटेंजिबल एसेट को भी रिवैल्यू किया है ड्यूरिंग द ईयर, और क्या रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर हुआ है या नहीं हुआ है। तुमको एंश्योर क्या करना है, जितना भी रिवैल्यूएशन हुआ है दैट शुड बी डन बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सेक्शन जो 247 वाला रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसके हिसाब से ही उसने वैल्यू किया है ना, उसके हिसाब से ही हमने रिवैल्यू किया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कौन सा, कि तुमको चेक करने की रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, रिवैल्यू हुआ है तो। दूसरा तुमको कितना चेंज आया है ये भी बताना है, अगर ये चेंज जो है वो 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट। तो मान लो अगर इंटेंजिबल एसेट का क्लास है पेटेंट, और तुमने कोई एक पेटेंट 1 होगा, तुम्हारा पेटेंट 2 होगा, और पेटेंट 1 अगर टोटल पेटेंट जितना भी है उसका अगर मैं 10% करूं, उससे ज्यादा अगर तुमने पेटेंट 1 को रिवैल्यू किया है, अगर उससे ज्यादा रिवैल्यू किया है, तो उस केस में तुमको ये जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है वो अमाउंट भी बताना पड़ेगा यहाँ पे रिपोर्टिंग में। समझ में आ रहा है क्या क्या बताना है? चेंज अमाउंट जो भी है वो अमाउंट तुमको स्पेसिफाई करना है। अगर जो चेंज है, जो रिवैल्यूएशन है, जो रिवैल्यू हुआ है, वो 10% और मोर है ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट एज द केस में। ठीक है, तो क्लास वाइज तुमको देखना है क्लास का नेट कैरिंग वैल्यू क्या है, उसका 10% से ज्यादा मेरा बड़ा है क्या। देन लास्टली तुम्हारा कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है क्या या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। तो तुमने बेनामी एक्ट अगर पढ़ा होगा इकोनॉमिक लॉ में, तो हो सकता है कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन डायरेक्टर यूज कर रहे हैं मान लो, या वाइसे वर्सा जैसा भी केस, तो बेनामी प्रॉपर्टी अगर कुछ चल रही है, ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या कंपनी के अगेंस्ट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। इफ सो यस वेदर द कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट। ये एक बार देख लो टाइटल डीड में क्या क्या आएगा। अगर टाइटल डीड से क्वेश्चन आता है तो तुमको ये भी लिखना है कि टाइटल डीड्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट होंगे। सिंपल है, रजिस्टर्ड सेल डीड आएगा या फिर तुम्हारी ट्रांसफर डीड होगी, कन्वेंस डीड कुछ नहीं, वही है सेल डीड ही है, उसका दूसरा नाम है। तो ये जो है ये सब आएगा तुम्हारा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में टाइटल डीड किस किस को बोल सकते हैं। क्लियर है क्या क्लॉज 1 पैरा 3 का फिक्स्ड एसेट्स 5.5 याद रखना है। कारो अच्छे से याद करके जाना पूरा प्रॉपरली, लैंग्वेज को भी दिमाग में रख के जाना।
नेक्स्ट आ जाओ क्लॉज 2 इन्वेंट्री। नेक्स्ट आ जाओ क्लॉज 2 इन्वेंट्री। तो अगेन मैंने क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट वही है, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए हर रीजनेबल इंटरवल में बाय दी मैनेजमेंट। बाय दी मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल हियर मींस व्हाट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एनुअली। अगर रीजनेबल इंटरवल कर रही है मैनेजमेंट, तो क्या इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये तुमको देखना है। ये नया पॉइंट है, कवरेज और जो प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये ऑडिटर को देखना है, जो कि 2016 में ऑडिटर को इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी रहती थी। तो इन्वेंट्री के जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है उसका जो कवरेज है, कवरेज वाइज प्लस जो प्रोसीजर है, ऑडिटर प्रोसीजर, ये जो है इन्वेंट्री की इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, ऐसे 501 अगर अपन ने देखा होगा, 501 हो गया क्या अपना, नहीं हुआ है ना। तो ऐसे 501 में देखोगे तो इन्वेंट्री का जनरली ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना उसको तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं जनरली। तो जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट और जो कवरेज है, कवरेज वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये तुमको स्पेसिफिकली अभी कारों में बताना पड़ेगा रिपोर्टिंग। और क्या कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस, और हाँ अगर हुआ है तो क्या ये प्रॉपर्ली डील किया गया कि नहीं किया गया, फिर देन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ये कम हो गया है इन्वेंट्री तो देन यू हैव टू पर्टिकुलरली राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और वेदर द मैनेजमेंट हैज डन और नॉट द सेम। तो तुमको 10% यहाँ पे देखना है, इंपॉर्टेंट है 10%। ठीक है, ये ही न्यू पॉइंट है अगर 16 और 20 के हिसाब से मैं बताऊँ तो। इसके अलावा अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन करवा के रखा है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो 5 करोड़ ये कहाँ से आया, ये 5 करोड़ आया तुम्हारे बैंक ऑडिट से। जनरली बैंकों को स्टॉक ऑडिट करवानी पड़ती है ऐसे क्लाइंटों की जिनको जिन्होंने वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करवा के रखा हुआ है 5 करोड़ से ऊपर से, तो फिर बैंक को स्टॉक ऑडिट उन क्लाइंट्स की करवानी पड़ती है जनरली। तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि क्या ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स और एफआई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट। तो ये तुम अगर स्टॉक ऑडिट में कभी गए होंगे तो एक तो अपन एमआईएस ले लेते हैं, फिर क्वार्टरली उनका पूरा प्रॉपर लेजर ले लेते हैं, डेटर का, क्रेडिटर का एंड इन्वेंट्री का, ये 3 लेजर को पर्टिकुलरली अच्छे से स्क्रूटनी किया जाता है। और एमआईएस एक जाती है मंथली इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये तो क्वार्टरली बोल रहा है लेकिन जनरली मैंने जितना देखा है स्टॉक ऑडिट्स में मंथली इन्फॉर्मेशन सिस्टम मंथली जाती है। तो एमआईएस ले लेते हैं अपन एक तीनों मंथ का, और क्वार्टरली रिटर्न्स हो गया तुम्हारा मान के चलो, और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हो गया, ये स्टेटमेंट ही एमआईएस है, मंथली इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी। उसमें क्या दिया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी बैंक को बताती है एमआईएस में कि हमारा ये इन्वेंट्री एज ऑन जैन एंड कितना था, एज ऑन फेब एंड कितना था, एज ऑन मार्च एंड कितना था, डेटर कितने थे और क्रेडिटर कितने थे। और क्योंकि इसी के हिसाब से तुम्हारा सैंक्शन बनता है, ड्राइंग पावर कितनी आती है, ड्राइंग पावर का कुछ परसेंटेज देन वो लोग कैलकुलेट करते हैं 75% डेटर उसका, क्रेडिटर का 60%, या क्रेडिटर का ज्यादा लेते हैं जनरली, डेटर का कम लेते हैं, एंड देन तुम्हारा सैंक्शन लिमिट आती है। तो वो सब तुम्हारा एमआईएस में जो डिटेल आती है वो सब तुमको देखना है यहाँ पे। क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इफ नॉट देन गिव डिटेल्स। यानी प्रॉपर्ली तुम्हारा जितना भी एमआईएस वगैरह में दिख रही है ना फिगर, जैन एंड में कितना है, फेब एंड में कितना है, क्या उतना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में भी दिख रहा है ना, एग्री कर रहे हैं ना बैलेंसेस, डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेंट्री का, जो मैच होना चाहिए करंट एसेट्स वाइज, वर्किंग कैपिटल वाइज अगर तुमको देखना है तो। अगर हाँ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तुमको बताना है, गिव डिटेल्स किसका मैच नहीं हो रहा है। तो एमआईएस जो बैंक कंपनी ने सबमिट किया हुआ है बैंकों को, वो एमआईएस लेके बैठना है तुमको, और बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना है दोनों टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री वाइज, क्रेडिटर, डेटर, इन्वेंट्री, ये सब वर्किंग कैपिटल कहाँ पे, जब लिमिट सैंक्शन हुई है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट देखना है तुमको, याद रखना क्या, 2-3 बैंक मिला के अगर एक्सेस 5 करोड़ के ऊपर जा रही है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट मार्क करते हुए चल दो। बाजू में एक बार फटाक से क्वेश्चन कर लो, क्या बोलता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओनली 30% इन वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड बाय द कंपनी, बैलेंस 70% वाज कंडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो एकदम तुम लोग के टाइप का बहाना हो गया कि हम लोग ने इतने काम किए, अभी बाद में करेंगे बाकी का, तो ऐसा चलेगा क्या। तो तुमको ऐसे 501 प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेंट्री वगैरह वो सब भी बताना पड़ेगा ऑडिटर को, क्या क्या देना है, प्लस इसके अलावा कारों का ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेंट्री वेरिफिकेशन आर इनएडिक्वेट एंड अनरीजनेबल। प्रोसीजर गलत है, एक तो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है ही नहीं, और रीजनेबल भी नहीं है। ऐसा कोई बात ही नहीं होती कि 30% आज करूंगा 70% अगले साल करूंगा।
ही मे ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। प्लस रिपोर्ट तुमको कारों के हिसाब से करना है, पैरा 3 का क्लॉज 2 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस। पैरा 3 का क्लॉज 3, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टमेंट्स की है या गारंटी दी है किसी को या सिक्योरिटी दी है, या एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी, किसी को भी ये सब दिया क्या, लोन एडवांसेस दिया है क्या, गारंटी दिया है क्या, सिक्योरिटी दिया है क्या, या फिर गारंटी या सिक्योरिटी, या फिर इन्वेस्टमेंट किया है क्या किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी एलएलपी में, और एनी अदर प्रॉपर्टीज। इफ सो, अगर हाँ, तो तुमको देखो क्या क्या पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है, क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रोवाइड किया है क्या लोन्स और प्रोवाइडेड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स और स्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी, जिसका प्रिंसिपल काम ही लोन देना है, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हो गए तुम्हारे, जिनका काम ही लोन देना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, उनकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्या एनबीएफसी को कारो एप्लीकेबल है? सिर्फ बैंकिंग लिखा हुआ था ना वहाँ पे सर। नहीं नहीं एनबीएफसी को नहीं है एप्लीकेबल बोल रहे हो कि है एप्लीकेबल? नहीं है बोल रहे हैं। क्यों नहीं है भाई, कहाँ पढ़ लिया नहीं? ये मतलब सिर्फ बैंकिंग लिखा हुआ था वहाँ पे। वही तो बोल रहा हूँ, बैंक और एनबीएफसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एनबीएफसी चैप्टर हो गया ना तुम्हारा, उसमें पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन पढ़े थे अपन, एनबीएफसी वर्सेस बैंक में डिफरेंस क्या होता है, याद है? 3 पॉइंट वो का डिफरेंस दिया आरबीआई हुआ के है। अंडर रजिस्टर्ड रहती है डिमांड। एक तो भाई बैंक जो है वो डिमांड लोन्स वगैरह, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पब्लिक सकती है, एनबीएफसी पब्लिक नहीं कर सकती, एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फिर तुम्हारा चेक वाला पॉइंट आता है कि एनबीएफसी अपने नाम पे चेक इशू नहीं कर सकती है। और तीसरा एक और कौन सा पॉइंट था, एक और पॉइंट, हाँ पेमेंट सिस्टम नहीं होता ये बोल दिया उनका, हो गया ठीक है, सेटलमेंट सिस्टम नहीं है उनका। एक और पॉइंट, डिपॉजिट वाला कुछ था, डिपॉजिट वाला टर्म डिपॉजिट डिपॉजिट। इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, जो गारंटी मिलती है बैंकों को, वो इनको नहीं मिलती है। किनको? एनबीएफसी को। जैसे अभी तुम लोगों को पता है एसवीबी बैंक, अपने सिलिकॉन वैली बैंक जो डूब गई है, तो उनके डिपॉजिट होल्डर की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है, $2,500 या एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं, 250 या $2,500 कुछ तक है डिपॉजिट, उनकी गारंटी। तो 5 लाख है, $5 लाख टोटल, हाँ शायद 2,50,000 है मेरे ख्याल से, मेरे को 250 इस टाइप के कुछ फिगर में याद आ रहा है, जितना पढ़ा था पता नहीं। बट एनीवे, ऐसी सिमिलरली जैसे पीएनबी फ्रॉड हुआ था जब बहुत पहले, अभी चोक्सी और वो मेहुल चोक्सी वगैरह, तो उस केस में भी कई लोग पीएनबी से निकालने लग गए थे। तो इन डेट केस ऑल्सो वहाँ पे तब भी मेरे को याद है 1 लाख तक की गारंटीड है बाय द डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी जो है अपनी, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस करके रखती है बैंकों का। तो ये बैंकों के केस में होता है, लेकिन एनबीएफसी के केस में नहीं होता है। तो एनबीएफसी और बैंकों में तो बहुत डिफरेंस है। एनबीएफसी का अपन अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे, ये जो एनबीएफसी का जो अपन अमेंडमेंट पढ़ने वाले ना, ये पर्टिकुलरली इस पर बहुत डिबेट चल रहा है कि अब एनबीएफसी को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया जा रहा है। कुल मिला के एनबीएफसी लोग बनाते क्यों है, ताकि उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जितना बैंकों पे लगता है वो ना लगे। लेकिन एनबीएफसी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के अंदर में लेके आए जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रॉड, आईएलएफएस फ्रॉड हो या कितने भी फ्रॉड हो, एनबीएफसी कहीं ज़्यादा फ्रॉड होने की चांसेस होती है। तो एनबीएफसी में अपन पढ़ेंगे जो अपन एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, ये सबको हटा के अब क्लासीफाई करना है अपन को 4 अलग चीज़ों में, एक टॉप लेयर, एक एक बेस लेयर, देन मिडिल लेयर तुम्हारा, फिर टॉप लेयर। तो ये जो 4 लेयर है, इसके हिसाब से तुमको क्लासीफाई करना पड़ेगा सारे एनबीएफसी को। तो वो अपन को बस एक चीज कवर करनी है, यही तो अपना बचा है एनबीएफसी अमेंडमेंट के रूप में। तो यहाँ पे भी एनबीएफसी, वही बता रहा हूँ कि एनबीएफसी बैंक में बहुत डिफरेंस होता है। एनबीएफसी का कवर है ही नहीं वहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी में। नॉन एप्लीकेबिलिटी में किसको कवर किया है? बैंकों को। एनबीएफसी के लिए तो स्पेसिफिकली पॉइंट है यहाँ पे, कारों में स्पेसिफिकली बोलते हैं क्या तुम्हारे सीआईसी है क्या कोई एनबीएफसी, क्या सीआईसी एक या उससे ज्यादा सीआईसी है क्या तुम्हारे कंपनी में, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक एनबीएफसी से होती है। तो उसके लिए तो अलग से अपन कोई पॉइंट भी पढ़ना है। ठीक है, तुम लोग को याद होगा कारो 2016 का लास्ट पॉइंट हुआ करता था, 16th पॉइंट, क्या 50-50 क्राइटेरिया
मीट आउट हो रही है, अगर हाँ तो क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही एनबीएफसी अपनी हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी या जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो कैरी आउट कर रही है ना, क्या उसके पास सीओआर है कि नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता था कारो में, अभी भी है ये, कारो 2020 में भी है पॉइंट स्पेसिफिकली, ठीक है, बस क्लॉज नंबर चेंज हो गया, 20th हो गया, पहले 16 था। तो ये मैं क्या बोल रहा था कि एनबीएफसी के केस में जहां पे हो सकता है ये वाला पॉइंट आ जाए, कौन सा, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन, तो हो सकता है एनबीएफसी के केस में पॉइंट ए में तुम रिपोर्टिंग ना करो, पॉइंट ए की रिपोर्टिंग तुम ना करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी प्रिंसिपल बिजनेस इसका लोन देना ही है वो इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, उनके अलावा जितनी कंपनियां हैं वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अगर लोन दिया है या एडवांस दिया इन द नेचर ऑफ लोन टू गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो फ्रेश लोन्स की बात आ रही ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश लोन्स एंड एडवांसेस या गारंटीज ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में तो क्या क्या इंडिकेट करना है, कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितना तुमने दिया लोन, मतलब तुमने मान लो दो दो चार, दो और दो चार और चार 8 करोड़ का लोन दिया है, तो तुमको एग्रीगेट अमाउंट बताना है ड्यूरिंग द ईयर 8 करोड़ का लोन एडवांस दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है जैसा भी, एंड बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है, मान लो 3 करोड़ वापस आ गया तो तुमको बैलेंस आउटस्टैंडिंग बताना है 5 करोड़ एज एट बैलेंस शीट डेट पे, तो तुमको एग्रीगेट अमाउंट तुमने ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है दोनों बताना है with respect to such loans or advances and guarantees or security to subsidiaries, joint ventures and associates। तो ड्यूरिंग द ईयर तुमने इस साल कितना लोन्स एंड एडवांस दिया है और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, इसलिए मैंने क्या बोला, फ्रेश लोन की बात हो रही है, जो इस साल दिया गया है, नया नया लोन, प्लस एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट डेट with respect to such loans or advances and guarantees or security to parties other than subsidiary, joint venture and associate। तो यहाँ पे तुमने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कितना कितना दिया है उसको अलग से बताना है, और अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कितना कितना दिया है वो अलग से बताना है, तो दोनों में बाइफर्केशन हो गया, पहले ये बाइफर्केशन नहीं था 2016 में, ठीक है। क्यों बाइफर्केशन होगा, क्योंकि जनरली कंपनी टेंड टू गिव लोन्स टू सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, और वो लोन हो सकता है प्रीजुडिशियल हो टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, पैसा घुमा रही है कंपनी हो सकता है, ऐसा कुछ कारण हो सकता है, प्लस टू एनी अदर पार्टीज अदर देन हुम, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट या सब्सिडरी के अलावा किस किस को दिया है ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर किया कंपनी ने, मेड गारंटीज प्रोवाइडेड, सिक्योरिटीज गिवन एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटीज प्रोवाइडेड आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो वही अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, तो जितना भी ये जो टर्म्स है तुमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और सेम सिक्योरिटीज में होता है, मान लो जनरली वो कंपनी बाकी लोगों को 9% दे रही है, 9.5% में दे रही है, देन एक और 1.5% का तो घाटा हो रहा है कंपनी को, तो जो टर्म्स है दैट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी बाकी लोगों को जितना पैसा, बाकी लोग जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो लोग कोलेट्रल भी ले रहे, मतलब कंपनी से कोलेट्रल भी मांग रहे, लेकिन तुम मांग ही नहीं रहे हो, मान लो हो सकता है, तो जो टर्म्स है, टर्म्स जिस टर्म्स में तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो क्या टर्म्स ऑफ द लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ये जो जितने भी टर्म्स है, वेदर इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, तुमको ये बताना पड़ेगा। तीसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayment and receipts are regular। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे लोन आ गए, जितने लोन्स तुम्हारे दिख रहे हैं ना, तो सारे लोन के ऊपर तुमको रिपोर्टिंग करनी है। तुमको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे फ्रेश लोन क्यों लिखा है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो तुमको सारे लोन्स दिखेंगे ना, एचडीएफसी का एक लोन दिख रहा है, एक आईसीआईसी का दिख रहा है, एक बंधन बैंक का दिख रहा है, यस बैंक का दिख रहा है, तो लोन तो तुमको सारे दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोन हो जो इस साल इशूड हो, लोन्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, तो फ्रेश लोन की बात अपन यहाँ पे कर रहे थे, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है वो सारे लोन का, हो सकता है तुमने ड्यूरिंग द ईयर बंधन बैंक से लोन लिया हो, समझ में आ रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितना लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी लोन तुमने कितना दिया है, मैं उल्टा चले गया यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे थे, लोन्स एंड एडवांस देने की बात कर रहे थे, जो लोन लेने वाली बात है वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुमने क्या क्या किया है, लोन्स एंड एडवांसेस तुमने किस किस को दिया है, तो हो सकता है कुछ कंपनीज को तुमने ऑलरेडी लोन्स एंड एडवांसेस दिया है और कुछ कंपनीज को तुमने ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर वाले आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे दोनों आएंगे, ड्यूरिंग द ईयर भी प्लस जो पुराने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं,
in the nature of loans whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated or not. तो एक तुम्हारा ईएमआई का तुम लोगों ने अगर कभी स्टेटमेंट देखा होगा तो शेड्यूल एक रहता है पूरा कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट रिपे होगा, इतना इंटरेस्ट अमाउंट रिपे होगा इस महीने, ईएमआई का कितना बाइफर्केशन होता है, तो एक शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट होता है. तो शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट स्टिपुलेटेड है कि नहीं ये तुमको इंश्योर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना बिना किसी चीज के ऊपर, बिना किसी रिपेमेंट शेड्यूल के ऊपर कंपनी किसी और में पैसा लगाए जा रही, बस ऐसा हो सकता है. कंपनी हो सकता है डायरेक्टर को पैसा दे दे विदाउट एनी शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट, डिमांड लोन बोल के दे दे. डिमांड लोन बोल के दे दे मतलब जब पैसा हमको डिमांड करेंगे तब हम तुमको दे देना, लेकिन भैया डिमांड ही नहीं करेंगे तो कब दोगे फिर. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस क्या शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज बीन स्टिपुलेटेड, एंड ये इफ यस अगर हाँ शेड्यूल रिपेमेंट का जो अगर है तो उस केस में तुमको चेक करना है जैसा जैसा शेड्यूल है वैसा वैसा रिपेमेंट आया है या नहीं, वैसा वैसा रिपेमेंट जो है वो रेगुलर है कि नहीं, रिसिप्ट्स आर रेगुलर और नॉट. अगर अमाउंट ओवर ड्यू है तो तुमको बताना है कितना अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज. 90 डेज तुमको पर्टिकुलरली याद रख सकते हो, क्यों? क्योंकि 90 डेज के बाद ही तुम्हारा परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में क्लासीफाई होता है, राइट. तो 90 डेज वैसे याद रख सकते हो. अगर अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो तुमको उस केस में रीजनेबल स्टेप्स तुमने लिया कि नहीं लिया कंपनी ने फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिया कि नहीं लिया फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, ये तुमको रिपोर्टिंग करनी है. इसके अलावा पॉइंट ई भी नया वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है. इसमें बोलते हैं कि क्या ऐसा कोई केस हुआ है क्या जहां पे तुमने लोन को रिन्यू करा दिया. अभी जैसे अदानी के केस में आ रहा था कि एचएसबीसी बैंक का उसका 500 मिलियन का एक लोन था, 500 मिलियन का लोन उसने टर्म्स ऑफ टॉकिंग में था कि रिन्यू करा रहे, रीफाइनेंस करवा रहे, रिन्यू करवाना, रीफाइनेंस करवाना. रीफाइनेंस मतलब ये लोन मेरा रिड्यू हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं और से लोन ले रहा हूँ और इसको पटा रहा हूँ, या फिर मैं उसी को बोल रहा हूँ कि ये लोन को वापस से रीफाइनेंस कर दे. तो ये तो कुछ इन इफेक्ट तुम रीपे कर ही नहीं रहे हो ना, इन इफेक्ट तो ये इरेगुलरिटी है कि नहीं है, इन इफेक्ट ये इरेगुलरिटी है. तो अदानी ने इसलिए इस बार जब एक केस ऑलरेडी हो चुका था हिडनबर्ग का ये वाला, तो उसके बाद 500 मिलियन का जो टॉक्स में थे कि रीफाइनेंस करवाएंगे उसको उन्होंने रीपे कर दिया ताकि और ज्यादा डाउट सस्पिशन आए और थोड़ा सा गुडविल और बढ़े कि हाँ हम रीपेमेंट कर रहे हैं. अभी वो एसीसी सीमेंट का 5% बेच रहे अपना, सो दैट दे आर एबल टू रीपे देयर डेट्स, जितना डेट रीपे करते जाए ताकि मार्केट में थोड़ा सा कुछ तो नाम बने. तो एसीसी सीमेंट का 5% वो लोग बेचना चाह रहे हैं. बट अगेन वहां से जैसी आए तो एक और रिपोर्ट आ गई कि एसीसी के मोस्टली इट इज नॉट हेल्ड बाय अदानी बट इट इज हेल्ड बाय विनोद अदानी, मतलब अदानी का जो भाई है साला है जो भी, तो जो भी है, बट दैट इज व्हाट दे वांट टू से कि क्या तुमने अगर कोई लोन ड्यू हो रहा है इस साल, अगर इस साल लोन ड्यू है, ड्यू मतलब तुमको पे करना है, इस साल खत्म करना है लोन को, तो क्या तुमने उस साल पे किया कि नहीं किया. अगर नहीं किया तो क्या तुमने रीफाइनेंस करवा दिया, क्या तुमने रीशेड्यूल करवा दिया. तो देखो यहाँ हैज बीन रिन्यूड या एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज, मतलब वो सेटल करने के लिए तुमने कोई और जगह से फ्रेश लोन ले लिया. तो कुल मिला के वही तो बात हो गई, तुम इरेगुलर हो गए. तो उस केस में स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय फ्रेश लोन, मतलब तुमको स्पेसिफाई करना कितना कितना टोटल अमाउंट तुमने जो रिन्यू करवाया, एक्सटेंड करवाया या फ्रेश लोन तुमने कितना लिया नया लिया है, सो डेट टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन. एंड प्लस एक और चीज तुमको रिपोर्ट करनी है, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन, जितना भी तुमने ये लोन फ्रेश लोन लिया है टू सेटल द लोन या फिर लोन एक्सटेंड करा है, लोन रिन्यू करवाया, तो इसका जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लोन, जितना टोटल लोन बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको डिवाइड करके तुमको परसेंटेज वाइज बताना है, परसेंटेज वाइज फिगर देनी है तुमको. परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर. Again, not applicable to the company whose principal business is to grant loans and advances. फिर तुम्हारा ये एफ पॉइंट वही वाला पॉइंट हो गया जहां अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट होना चाहिए तभी अच्छा होगा. अगर शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट है ही नहीं, दैट इज डिमांड लोन है या फिर कोई टर्म्स नहीं है, पीरियड ऑफ रिपेमेंट कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हो सकता है, यस और नो. अगर कोई डिमांड लोन है या फिर कोई यानी कोई टर्म ही नहीं है रिपेमेंट का, तो उस केस में तुमको स्पेसिफाई करना है कितना एग्रीगेट अमाउंट ऐसा है जहाँ पे डिमांड लोन है या जहाँ पे टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, रिपेमेंट कब कब होने का है, तो तुमको एग्रीगेट अमाउंट बताना है प्लस अगेन परसेंटेज बताना है टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड. आउट ऑफ टोटल लोन्स ऐसे कितने लोन है जिसमें कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है कितने पीरियड में रिपेमेंट होगा, या फिर डिमांड लोन तुमने इशू करके रखा है, तो परसेंटेज वाइज भी बताना है प्लस एग्रीगेट अमाउंट दोनों बताना है, अमाउंट परसेंटेज दोनों.
सर यहाँ एफ में जो परसेंटेज बताना है वो प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी का बताना है ना खाली। यस, परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स, ये अलग हो गया। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड, ये तुमको अलग रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मतलब तुमको क्या क्या बताना है, एक तो एग्रीगेट अमाउंट तुमने डिमांड लोन कितना दिया है, प्लस परसेंटेज उसका बताना है टोटल लोन से कितना परसेंटेज आ रहा है, प्लस तुम्हारा लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टी कितना है। क्योंकि जनरली क्या होगा, ये जो डिमांड लोन होते होंगे या फिर विदाउट एनी शेड्यूल रिपेमेंट, ये लोन जनरली किसको दिए जाएंगे, प्रमोटर डायरेक्टर्स। तो इसलिए तुमको रिलेटेड पार्टी को लोन दिया हुआ होगा, जो जो प्रमोटर्स को जो जो लोन दिया होगा वो एग्रीगेट अमाउंट तुमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इन केस तुम्हारा विदाउट एनी रिपेमेंट शेड्यूल तुमने लोन दिया हुआ है या डिमांड लोन दिया हुआ है तो टोटल लोन्स ग्रांटेड का ही परसेंटेज लेना है, वो एक अलग हो गया। एग्रीगेट अमाउंट तुमने कितना, ऐसे लोन्स जो डिमांड वाले, विदाउट डिमांड वाले, सॉरी डिमांड ऑन डिमांड वाले लोन है, और विदाउट एनी रिपेमेंट शेड्यूल वाले लोन तुमने कितने रिलेटेड पार्टी एंड प्रमोटर्स वगैरह को देके रखे। जनरली यही केस होगा, वरना और किसी को कंपनी क्यों देगी विदाउट एनी शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्लॉज में। यहाँ पे तुमको लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी जितने भी दे रहे हो तुमको सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस देखते रहना है। और सेक्शन 185 186 तुम्हारे रग रग में बसा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ में तुम लोग ऑलरेडी अच्छे से करके आओगे। तो 185 186 का पूरा पूरा रेफरेंस है, एसएम में देखोगे तो ए टू जेड पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। तो यू आर एक्सपेक्टेड कि तुमको 185 186 का नॉलेज है पूरा बिफोर योर लॉ पेपर। ऑडिट के पेपर में भी तुमको दिमाग में चल के चलना है कि क्या 185 186 तुम्हारा प्रॉपरली है कि नहीं, 185 186 का कंप्लायंस किया हुआ है कि नहीं, इन केस लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी तुमने दी हुई है। ठीक है, 185 लोन टू डायरेक्टर वाला शायद, राइट, एंड 186 तुम्हारा लोन टू अदर देन डायरेक्टर्स। तो 186 में यूनानिमस रिजोल्यूशन लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, प्लस वो कुछ कुछ लिमिट है तो तुम्हारी एसआर लगता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, राइट। 186 में एसआर लगता है, 185 में ओआर लगता है इन केस प्राइवेट कंपनी वगैरह या कुछ कुछ है लिमिट। ठीक है, उतना अच्छे से याद नहीं, बट तुमको अच्छे से पता रहना चाहिए 185 एंड 186। इसके बाद फिफ्थ वाला आ गया तुम्हारा डिपॉजिट्स के ऊपर। तो डिपॉजिट्स वाला चैप्टर जो तुम्हारा होता है कंपनीज एक्ट में, बचपन में पढ़ते होंगे तुम लोग आईपीसीसी में, डिपॉजिट चैप्टर याद है, सेक्शन 73 टू 76। सेक्शन 73 टू 76 डिपॉजिट का सेक्शन हुआ करते थे। तो तुमको इंश्योर करना है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट इशू किया है, डिपॉजिट होल्डर्स है अगर कंपनी में, तो क्या कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही है सेक्शन 73 से लेके 76 तक का, 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनी कंप्लायंस कर रही है कि नहीं। प्लस आरबीआई ने जो भी डायरेक्टिव गाइडलाइंस सर्कुलर इशू किए होंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स, विथ रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट इश्यूड बाय द कंपनी। तो देखो क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब का कंप्लायंस किस किस का करना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी or amount which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the RBI and the provision of section 73 to 76 और any other relevant provision of the Companies Act, जो भी तुमको लग रहा है जो relevant हो सकता है मेरे डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, तो क्या वो कंप्लाई किया गया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन बी स्टेटेड। कहा नॉन कंप्लायंस हुआ है वो तुमको बताना है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन तुमको यहाँ पे बताना है, अमाउंट नहीं बताना है। इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, ये तो पहले होता था सीएलबी, अभी क्या हो गया रिप्लेस एनसीएलटी। तो एनसीएलटी या आरबीआई कोई भी, या कोई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल तुमको ऑर्डर पास करे, किसको, कंपनी को, तो क्या वो कंप्लाई किया गया या नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स, डिपॉजिट होल्डर्स। मान लो तुमने डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट नहीं पटाया या कहीं पे भी रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से रिपे नहीं किया, तो कहाँ का काउंटरवेंशन हुआ तुमको नेचर बताना है उसका। प्लस अगर ऑर्डर पास किया गया था एनसीएलटी द्वारा या किसी कोर्ट द्वारा, कोई भी ऑर्डर पास किया, कोई और ट्रिब्यूनल ने भी पास किया ये कोर्ट, तो उस केस में तुम्हारा whether the order that has been complied with or not, ये तुमको रिपोर्ट करना है। देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तुम्हारा सेक्शन 148,
तो क्या तुमने प्रॉपरली कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ये तुमको देखना है। एज एन ऑडिटर तुमको देखना है कि कंपनी ने प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं। किसमें मेंटेन करते हैं? सीआरए 1। सीआरए 1 में तुम्हारा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है पूरा। have been specified by the central government under subsection 1 of section 148। तो 148 subsection 1 में जो तुम्हारा कॉस्ट रिकॉर्ड की बात होती है वो तुमको देखना है कंप्लाई है कि नहीं किया है। एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। तो मेड वर्ड किसके लिए है? अकाउंट्स के लिए है कि रिकॉर्ड्स के लिए? क्या लग रहा है? अकाउंट्स को मैं Accounts के मेड लिए। करूं, हाँ अकाउंट्स मेड करेंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स मेड करेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है क्योंकि यहाँ नीचे क्लैरिफाई किया हुआ है अलग से। द वर्ड मेड अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड मेंटेन जो है वो अप्लाई करता है तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स में। तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, तुम लोग याद है बचपन में आईपीसीसी में कॉस्टिंग पढ़ते थे तो कॉस्ट शीट रहती थी, लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का पहले क्या बोलते हैं? प्राइम, प्राइम कॉस्ट, फिर ओवरहेड्स, राइट। ओवरहेड्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग अलग रहते थे, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये सब जो तुम्हारे वैसी एक कॉस्ट शीट बनती है तुम्हारे सीआरए 1 में, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, वो तुमको देखना है क्या वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है। लेकिन तुमको यहाँ पे डिटेल में एकदम एग्जामिन नहीं करना है कि भैया लेबर की जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो लेबर है वो प्रॉपर कॉस्टिंग सही है कि नहीं है, लेबर पर जो टन है या लेबर पर यूनिट है वो सही आ रहा है कि नहीं, कॉस्टिंग सही है कि नहीं, कॉस्ट शीट जो बनी है वो प्रॉपर सही बनी है कि नहीं, ये सब मेरे को नहीं देखना है, नहीं देखना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कंडक्ट अ जनरल रिव्यू कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन है ना, कॉस्ट अकाउंट्स मेड है ना, कॉस्ट अकाउंट्स मेड है ना, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है ना। ये चीज दो तुमको देख। क्लियर है क्या? इसके बाद तो स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला पॉइंट आ जाता है, 7th वापस से सेम वही वाला इंपॉर्टेंट। क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे अपन, याद है? सेम पॉइंट है कारो 2016 जैसा ही, एक अनडिस्प्यूटेड और एक डिस्प्यूटेड। तो तुम अगर मान लो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज अगर तुम पटा ही नहीं रहे हो मेरे को, अगर तुमको मेरे को पैसे देने हैं और तुम मेरे को पटा ही नहीं रहे हो, और अनडिस्प्यूटेड है, कुछ बोल भी नहीं रहे हो कि तुमने ये गलत किया है ये सही किया है, तो उस केस में रिपोर्टिंग अलग है। और डिस्प्यूट करके रखे हो अगर तुमने, तो डिस्प्यूट के केस में भी तुमको रिपोर्टिंग अलग करनी है। एज एन ऑडिटर रिपोर्टिंग करनी होती है अपन को कि क्या कंपनी रेगुलर है कि नहीं है इन डिपॉजिटिंग इट्स अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, चाहे फिर वो इनकम टैक्स का हो, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का हो, कस्टम एक्ट हो, कहीं पे भी ड्यूज जो भी हो स्टैट्यूटरी ड्यूज है अगर, और वो तुमने कहीं भी डिस्प्यूट नहीं किया है कोई फोरम में, तो इन दैट केस देखो क्या क्या ड्यूज इंक्लूड कर रहे हैं। जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआईसी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स हो गया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज हो गई, वैट हो गया, सेस हो गया, या एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। क्या तुमने रेगुलर हो कि नहीं हो तुम पेमेंट करने में टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, वेदर यू आर रेगुलर और नॉट। एंड इफ नॉट, तो कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल। जिस दिन बिकम ड्यू हुए थे वहां से लेके 6 महीने तक, बैलेंस शीट डेट एंड तक तुमको देखना है। अगर हाँ ये बैलेंस शीट डेट एंड तक 6 महीने तक ऑलरेडी ड्यू है तो उस केस में तुमको रिपोर्टिंग करनी है, वरना रिपोर्टिंग नहीं करनी। तो मुझे फटाफट से बताओ, सितंबर का पीएफ अमाउंट ड्यू है और उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। सितंबर का पीएफ अमाउंट ड्यू है, सितंबर के महीने का पीएफ अमाउंट ड्यू है और उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग है। नहीं करेंगे क्योंकि 15 अक्टूबर तक करना तो रहता 15 अक्टूबर तक होता है इसका, राइट। 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक होती है अपनी ड्यू डेट कब आई मेरी? 15th अक्टूबर से लेके अगर मैं बैलेंस शीट एंड डेट तक जाऊँ तो क्या 6 महीने हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। देयरफॉर इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन इसके पहले की अगर होगी कोई भी, कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बैलेंस शीट एंड डेट तक तुमको देखना है कि क्या जो मेरा स्टैट्यूटरी ड्यू पेंडिंग है, ड्यू पेंडिंग वो क्या 6 महीने या उससे ज्यादा हो गया है क्या। अगर हाँ तो तुमको वो रिपोर्टिंग करनी है वो वाले ड्यू की, तो वो तुमको इंडिकेट करना है उस केस में। इसके अलावा डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है जिसको तुमने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि डिस्प्यूटेड है, then the amount involved in the forum where dispute is pending shall be mentioned। तो तुमको इनकम टैक्स के केस में स्पेसिफिकली हो सकता है, मान लो 1 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई है
एओ ने ऑर्डर पास कर दिया 1 करोड़ की लाइबिलिटी है। तुमको पता होगा अगर फॉर्म 35 अपन फाइल करते हैं, फॉर्म 35 फाइल करते हैं सीआईटी अपील्स में, अगर तुमको अपील करनी है तो सीआईटी अपील्स में जा रहे हो तुम अपील करने के लिए, फॉर्म 35 फाइल करते हो तो तुमको 20% या कुछ ऑफ द ड्यू अमाउंट तुमको डिपॉजिट करना पड़ सकता है, राइट। तो ये जो तुम डिपॉजिट कर रहे हो इसके अलावा जितना अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है लेकिन तुमने पे नहीं किया है ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, तो 80% जो अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट है उसको तुमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि भैया किस फोरम में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है। फोरम बताओगे सीआईटी अपील्स में, कौन से फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है ये, ठीक है, कौन से पीरियड से रिलेट करता है, क्या है कौन से साल का है और किस साल में ये ड्यू चल रहा है, तो ये सब तुमको डिटेल बतानी पड़ेगी, किस फोरम में पेंडिंग है, कौन से कंपनी का है, किस अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है, ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट वाला पॉइंट आता है। लेकिन लास्ट लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, अ मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट। क्या बोलना चाह रही है? शो कॉज नोटिस आया तो उसको डिस्प्यूट कंसिडर नहीं करूंगी। तो शो कॉज नोटिस का एग्जांपल ले सकते हो कि शो कॉज नोटिस आया है तुमको कि क्या, व्हाई वी शुड नॉट फाइल एन अपील और फाइल अ केस अगेंस्ट यू, इतना इतना तुम्हारा ड्यू बन रहा है, व्हाई वी शुड नॉट, देन शो कॉज हमको नोटिस, ये जो है तुमको रिप्लाई करो इसका कि क्यों, कॉज शो बताओ, रीजन बताओ कि क्यों हम इसका रेज ना करें तुम्हारे ऊपर ये डिमांड, राइट। तो उसका अगर तुम रिप्लाई बस अगर कर रहे हो तो क्या मैं इसको डिस्प्यूटेड ड्यूज मानूंगा? क्या शो कॉज नोटिस आया 1 करोड़ का, तुम इसको रिप्लाई कर रहे हो ये रीजन है, तो क्या मैं इसको डिस्प्यूटेड ड्यूज मानूंगा? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी अथॉरिटी किसी फोरम में ये पेंडिंग नहीं है ना कि तुम सीआईटी अपील में जाओगे या कोई अगेंस्ट ऑर्डर कहीं पे फाइल करोगे, केस कोर्ट में भी फाइल करोगे तो एक फॉर्म फाइल किया जाता है पूरा प्रॉपर, जहाँ पे तुमको ग्राउंड्स ऑफ अपील बताना पड़ता है, किस ग्राउंड में तुम अपील कर रहे हो, किस किस को तुम अपील कर रहे हो, कौन से ऑर्डर को मान रहे हो, ये सब सब पूरा बताना पड़ता है। तो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई इज जस्ट अ मियर रिप्रेजेंटेशन एंड इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्प्यूटेड ड्यूज। फिर तुम्हारा आ गया अनरिकॉर्डेड इनकम। अब ये नया क्लॉज है तुम्हारा, हो सकता है पहले इनकम टैक्स वाले आ रहे थे, डिस्क्लोजर इनकम स्कीम में आ रहा था तुम्हारा, आईडीएस इनकम डिस्क्लोजर स्कीम याद है, 50% डिस्क्लोज, 50 जितनी भी इनकम तुम डिस्क्लोज कर रहे हो उसका 50% टैक्स बताओ और टैक्स बताओ 50% और काले मनी को वाइट बना दो। सिमिलरली और भी तुम्हारी कोई रिकॉर्डेड इनकम नहीं है लेकिन तुम्हारे इनकम टैक्स में पता चल गई है इनकम, तो उस केस में क्या वो इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं, वरना तो इनकम टैक्स पटाते तुम उस पर। तो चूंकि ऐसी इनकम अब डिस्क्लोज हो चुकी है इनकम टैक्स में, लेकिन वो रिकॉर्डेड तो नहीं है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसका एडजस्टमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वेदर दे हैव डन इट और नॉट। तो देखो क्या बोल रहे हैं, वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बीओए हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज, तुमने सरेंडर किया है, डिस्क्लोज किया इन द इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर इन टैक्स असेसमेंट, तो उस केस में वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैव बीन नाउ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, ड्यूरिंग द ईयर तुमने उसको रिकॉर्ड कर लिया या नहीं। अब आ गया तुम्हारा लोन्स एंड बोरिंग, जो अपन ने लोन लिया है, ठीक है, बोरिंग वाला लोन आ गया। अपन ने ऊपर में पढ़ा था लोन्स एंड एडवांसेस का एक पॉइंट इतना बड़ा वाला एक था, इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी वाला, और एक था इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन्स एडवांसेस 185 186 का कंप्लायंस वाला, करेक्ट। अभी आ गया तुम्हारा लोन्स बोरिंग जो तुम ले रहे हो, उस केस में जो तुमने लोन लिया है या बोरिंग जो ली है, तो जो तुम इंटरेस्ट पटा रहे हो, लोन पटा रहे हो, बोरिंग जो लिया है टू दी लेंडर, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या लोन पटाने में, प्रिंसिपल अमाउंट के या फिर इंटरेस्ट अमाउंट में, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या? अगर हाँ कोई भी किसी को भी तुमने लोन नहीं पटाया या तुमने लोन रेस किया था, बोरिंग ली थी जो भी, तो उसको अगर तुमने नहीं पटाया तो तुमको पीरियड बताना है किस पीरियड का तुमने नहीं पटाया, एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना डिफॉल्ट अमाउंट है और किस पीरियड का तुमने अमाउंट नहीं पे किया है। तो तुमको कैसे बताना है, देखो नेचर ऑफ बोरिंग बताओगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसा है, फिर लेंडर बताओगे तुम, एग्जांपल समझ लो बंधन बैंक है, फिर अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट तुमने पे नहीं किया वो बताओगे, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट है कि इंटरेस्ट अमाउंट है ये बताओगे, कितने दिन तक डिले या अनपेड है ये बताओगे, 86 डेज हो सकता है,
अनपेड रिमार्क्स इफ एनी, किस कारण से तुमने नहीं पटाया, ये पूरी फॉर्मेटिंग तुमको याद रखनी है। ये फॉर्मेट सिंपल है, फॉर्मेट एक बार देखोगे तो। और इंपॉर्टेंट ये वाला, लेंडर वाइज डिटेल बतानी तुमको इन द केस ऑफ बैंक्स, एफआई एंड गवर्नमेंट। मतलब कि मान के चलो मैंने डिबेंचर होल्डर से बोरिंग की हुई है और मैंने कुछ कुछ डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट नहीं पटाया, तो क्या मैं पूरा डिबेंचर होल्डर वाइज रिपोर्टिंग करूंगा क्या? रामू लमसम काका को होगी। इतना नहीं पटाया, शामू काका को नहीं इतना, ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होगी, राइट। डिबेंचर होल्डर्स का इकट्ठा डिबेंचर होल्डर जाएगा। बट इन केस यू हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक्स, एफआई या गवर्नमेंट, तो उस केस में तुम्हारी लेंडर वाइज होगी कि ये बंधन बैंक से इतना नहीं पटाया मैंने, यस बैंक को इतना नहीं पटाया, आईसीआईसी बैंक का इतना अमाउंट ड्यू है इस रीजन से, कौन से पीरियड का ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है, तो ये सब तुमको बताना है। नेम ऑफ लेंडर, नेचर ऑफ बोरिंग, अमाउंट ड्यू, वेदर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है क्या, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड। इसके अलावा फिर बी पॉइंट और नए नए पॉइंट डाल दिए इन लोगों ने। बी वाला पॉइंट बोलते हैं क्या तुम विजय माल्या हो क्या, क्या तुम भगौड़ा हो क्या, भगौड़े, क्या तुम विलफुल डिफॉल्टर हो क्या? अगर तुमको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है क्या बाय द बैंक, एफआई या अदर डेलर, तो तुमको बताना है हाँ यस और नो। किसको? ऑडिटर को। क्या इसको तुमने विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया क्या किसी बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी अदर लेंडर ने इसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया क्या, ये रिपोर्ट करना है। फिर देन वेदर द टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन। ठीक है, तुमने पापा से पैसे किसी और चीज के लिए लेते और यूज कहीं और कर रहे हो तो गलत है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे तुमने टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं तो उस केस में कितना लोन तुमने डाइवर्ट किया है, कितना लोन तुम किस और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ये भी बताना है। कितना लोन तुमने डाइवर्ट किया है, किस पर्पस के लिए डाइवर्ट किया है, दोनों बताना है। वेदर द फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो क्या लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म में अगर मैं यूज कर लिया तो उसकी रिपोर्टिंग करना है क्या? नहीं। शॉर्ट टर्म अगर मैंने लोन रेज किया है और लॉन्ग टर्म, रिस्की कौन सा ज्यादा होता है? शॉर्ट टर्म मैंने लोन लिया है और उसको मैं लॉन्ग टर्म लगा दिया, पर्टिकुलरली यही तो हुआ अभी केस, कौन सा? सिलिकॉन वैली बैंक। प्रॉपर केस है, फंडामेंटल जो एक बेसिक चीज होती है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जो तुम लोग एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एसएफएम में देखे होंगे कि जो टेन्योर के एसेट्स होते हैं उसका तुमको मैच करना है लाइबिलिटी ड्रिवन मैनेजमेंट होता है और एक एसेट ड्रिवन होता है। तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए था वही नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म फंडिंग जो थी उन्होंने उनको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देके रखे थे, एंड दैट इज व्हाई द केस हैपेंड विद एसवीबी, वही सेम केस हुआ है, क्लासिक एग्जांपल यही है एसवीबी। तो शॉर्ट टर्म क्या तुमने उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है क्या? अगर हाँ तो उसका फिर बताओ भैया नेचर एंड अमाउंट कितना है बताओ, क्योंकि ये रिस्की हो गया है। ये पर्टिकुलर केस तुमको नेचर बताना है एंड अमाउंट बताना है, इंडिकेट करना है। फिर तुमको अगेन रिपोर्ट करनी कि क्या तुमने किसी अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी की जो लाइबिलिटीज थी उस लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए तुमने लोन लिया है। मतलब होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है किसके लिए? सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी की लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। अगर ऐसा कोई केस है तो तुमको ये यहाँ पे रिपोर्ट करना है, वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी, या कहीं से भी तुमने लोन लिया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ, किसके ऑब्लिगेशन मीट आउट करने के लिए? सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। अगर हाँ तो तुमको अगेन नेचर एंड अमाउंट दोनों बताना है। And whether the company has raised loans during the year or pledged securities held in its subsidiary, joint venture or associate, अगर हाँ तो तुमको अगेन ये रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ सच लोन्स, जो उसने रेस किए थे, कहाँ से? सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी के शेयर्स को प्लेज करके। मतलब कंपनी लोन ले रही है और प्लेज क्या कर रही है? अपने सब्सिडरी के शेयर्स। तो ऐसा कोई लोन है और अगर तुम रीपे नहीं कर पाओ तो उसकी भी तुमको अलग से रिपोर्टिंग करनी है एफ वाले पॉइंट में। क्लियर है क्या? फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखो और बताओ मुझे आंसर। के लिमिटेड टू का टर्म लोन फ्रॉम नेशनलाइज बैंक इन 2015 फॉर 200 लाख, रिपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 40-40 लाख, हर साल पटाना है उसको। उसने लोन पटाया 2016 में, पटाया 2017 में, पटाया राजा बेटा टाइप, लेकिन 2018, 19, 20 में डिफॉल्ट कर दिया। एज द ऑडिटर ऑफ के लिमिटेड
what is your responsibility assuming that company has sought for reschedulement of loan? रीशेड्यूलमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या रीशेड्यूलमेंट को मैं मान लूंगा कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है? हाँ सर, मान लेते हैं ना, वो जब मॉनिटोरियम होता है तो रीशेड्यूलमेंट को मैं मान लूंगा कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे रीशेड्यूलमेंट हो गया है क्या? ध्यान से पढ़ना है लाइंस को, क्वेश्चन की लाइन क्या है? कंपनी ने अभी अप्लाई किया है, हैज सॉट फॉर रीशेड्यूलमेंट। रीशेड्यूलमेंट अप्लाई करना और हो जाना पास अलग हो गया ना। तो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई किया है रीशेड्यूलमेंट के लिए, यहाँ पे रीशेड्यूलमेंट हुआ नहीं है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है कि ना? एसएम के दोनों इलस्ट्रेशन, दोनों एग्जांपल एसएम के। आंसर देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो फटाक से। सर यहाँ पे जैसे अगर पर्पस क्लियर नहीं हो और लॉन्ग टर्म शॉर्ट में अगर यूज होता है तो चलेगा, लेकिन अगर जैसे दो क्लोज अलग अलग हो रहे हैं ना, एक में बोल रहा है कि पर्पस चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरे में बोल रहा है कि मतलब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म लॉन्ग में टर्म यूज वाला हो। शॉर्ट टर्म में यूज हो तो चलेगा, शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म में यूज नहीं होना चाहिए, चाहे पर्पस कुछ भी हो, पर उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। पर्पस शॉर्ट टर्म वाला है और शॉर्ट टर्म को तुम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो अगर, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। और तुम पर्पस जो जिस चीज के लिए लिए थे, फैक्ट्री का जैसे एग्जांपल, ये जो कि एग्जांपल दिया फैक्ट्री के लिए तुम लोन लिए थे और तुम उसको कई और पर्पस में अभी अगर लगा रहे हो पैसा, तो यहाँ पे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारी फैक्ट्री बन रही है, तो ऐसा नहीं है एकदम से 1 करोड़ का तुमने लोन उठाया तो 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा फैक्ट्री में लगा दोगे। हो सकता है कुछ पेंडिंग यूटिलाइजेशन तुम कहीं और इन्वेस्ट करके रखोगे, क्योंकि ब्याज तो पूरे 1 करोड़ पे लग रहा है, तो जितना अमाउंट यूज नहीं कर रहे हो उसको कहीं तो इन्वेस्ट करके रखो, ताकि कुछ कंपेंसेट होते जाए। तो ये वाला पॉइंट अलग हो गया। तो ये तुमको फिर रिपोर्ट करना है कि भैया पर्पस ये था, लेकिन पेंडिंग यूटिलाइजेशन फॉर डेट पर्पस हमने इस कंपनी ने देखा कि कंपनी ने इसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो ये डेविएशन है जरूर पर्पस से, लेकिन उसका रीजन भी है। तो जो भी रीजन है, पर्पस कहीं तुमने अगर कहीं और लगा के रखा है पैसा, तो जो भी रीजन है वो तुमको रीजन बताने, रिपोर्ट करना है तुमको अकॉर्डिंग। दोनों अलग अलग पॉइंट, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म में किया वो अलग और पर्पस अलग। नेक्स्ट आ जाओ आईपीओ एफपीओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, ये भी सेम उसी टाइप की बात करते हैं, जहाँ पे तुमने आईपीओ के थ्रू रेस किया पैसा या एफपीओ के थ्रू रेस किया पैसा, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट का भी आईपीओ एफपीओ अगर है कोई तो क्या उसी पर्पस के लिए तुमने पैसे को अप्लाई किया है ना, जिस पर्पस के लिए तुम्हारा स्पेसिफाइड है, वेयर वेयर द पर्पस भी स्पेसिफाइड इन केस ऑफ आईपीओ एफपीओ, तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस वगैरह स्टेटमेंट वगैरह, जहाँ जहाँ तुमने जिस चीज़ के लिए तुम आईपीओ एफपीओ लेके आ रहे हो, तुमको प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा कि हमारा ये काम है, हमको हेड ऑफिस के लिए पैसा चाहिए, हमको एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा चाहिए, हम न्यू फैक्ट्री का एक्सपांशन चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, जो भी तुम्हारी नीड होगी वो तुमको बताना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में, और उसी के हिसाब से पर्टिकुलरली एनालिसिस किया जाता है कि आईपीओ में पैसा लगाया या ना लगाया जाए। तो जो इस पर्पस के लिए तुम पैसा लाए हो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, द डिटेल टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट कब रेक्टिफाई कर लिया, अगर तुमने वो पर्पस के लिए तुमने अगर पैसा नहीं लगाया था तो डिले हुआ है, या फिर तुमने डिफॉल्ट किया है किसी और पर्पस के लिए पैसा लगा दिया, तो बाद में तुमने रेक्टिफाई कब कब किया, ये सब 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 तुमको डिटेल्स बतानी है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जो आईपीएफयू के अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, सेक्शन 42 सेक्शन 62 वगैरह, तो वो सब का कंप्लायंस तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब भी देखना पड़ेगा।
ठीक है। अभी आ जाओ फ्रॉड में। तुम्हारे बुक में फ्रॉड का मैंने सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है, लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है क्या? यहाँ पे जाके देखो तो एक बार, फ्रॉड कर लियो ना ओवर कल, फटाफट से जाके देखो तो एक बार लैंग्वेज मैंने लिखाई है कि 143 सबसेक्शन 12 की जो प्रॉपर लैंग्वेज है क्या? हाँ सर, इधर बॉक्स में दे रखी है नीचे, हाँ यहाँ पे। दी हुई है ना? तो हाँ। लैंग्वेज को एक बार जाके देखो फटाक से क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है वो लैंग्वेज? ठीक है पढ़ लिए, अभी इधर आ जाओ नीचे कारों में। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस तो तुमको क्या बताना है, नेचर ऑफ फ्रॉड एंड कितने अमाउंट का फ्रॉड इन्वॉल्व था। नेचर ऑफ फ्रॉड, कितने अमाउंट का फ्रॉड इन्वॉल्व था। तो क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको यहाँ पे और सेक्शन 143(12) में? पता होगा तुम लोग को। इसमें ऑन द कंपनी नहीं था उधर। उधर पे ऑन द कंपनी है, हाँ। मतलब उधर पे कंपनी के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, एंड डेट टू बाय इट्स, क्या लैंग्वेज थी, ऑफिसर और Employees. एम्प्लॉय। Yes. ठीक है, 143(12) में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन से फ्रॉड गिना गए? फ्रॉड ऑन By its officer or employee. ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय। Employee. जबकि कारों की अगर मैं 11th क्लॉज की बात करूं तो फ्रॉड कोई भी हो, कंपनी ने किया हो या कंपनी के ऊपर हो रहा हो, कंपनी On or ने by. किया हो फ्रॉड या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हो रहा हो, दोनों ही फ्रॉड कवर्ड है यहाँ पे। तो एक बार क्विकली आप मुझे फटाफट से बताते जाओ कि फ्रॉड ऑन कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर, फ्रॉड ऑन कंपनी, सॉरी, हाँ, फ्रॉड ऑन कंपनी बाय इट्स क्रेडिटर्स, या हो सकता है डेटर ले लो, डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, फ्रॉड कर दिया, एंड फ्रॉड बाय कंपनी ऑन इट्स क्रेडिटर्स। आंसर 143 सबसेक्शन 12 में किसकी रिपोर्टिंग होगी और कारों में किसकी रिपोर्टिंग होगी? क्या पहले वाला पॉइंट की 143(12) में रिपोर्टिंग होगी? हाँ. यस। By its क्या employee. कारों में रिपोर्टिंग होगी? हाँ। Yes. कारों में तो तीनों की रिपोर्टिंग होगी, कोई बात ही नहीं डिस्कस करने की, करेक्ट और नॉट? 143 सेकंड second. पॉइंट की क्या 143(12) में रिपोर्टिंग होगी? नहीं, ऑफिसर और एम्प्लॉय बोल रहा है सर। Officer. और थर्ड पॉइंट की क्या कंपनी ऑडिट 143(12) में रिपोर्टिंग होगी? नहीं। No. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, करके चल रहे हैं। बस। ठीक है, बाकी ना हाँ। Yes.
इसके अलावा बी पॉइंट क्या बोलता है, वेदर एनी फ्रॉड एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, अगर कोई रिपोर्ट है तुम्हारी जो जाएगी तुम्हारी सेक्रेटरी एमसीए को या फिर बोर्ड रिपोर्ट को भी जा सकती है। बोर्ड रिपोर्ट में तुम्हारे कौन से फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है, कौन से अमाउंट याद है, पैन पैन पढ़े थे अपन ने, पैन पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व है, अमाउंट क्या इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ फ्रॉड, इसकी रिपोर्टिंग करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड रिपोर्ट में। कौन से फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं वो लोग? Below one वन मोर देन 1 CR वाले की तो ऑलरेडी अपन बता ही रहे किसको, सेक्रेटरी एमसीए को। MCA में। तो 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन एडीटी 4 में, अगर है क्या ऐसा, अगर हाँ तो तुमको बी में बताना है यस कि हाँ एडीटी 4 भी गया हुआ है। एंड तीसरा, वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट, ये भी नया पॉइंट है, क्या विसल ब्लोअर कंप्लेंट ऑडिटर ने कंसीडर किया है क्या, इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। कंपनी कंप्लेंट किसको रिसीव हुई है, ऑडिटर को कि कंपनी को? कंपनी को। कंपनी कंपनी को। कंपनी को रिसीव होगी ना, विजिल मैकेनिज्म हाँ। होता है, विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है अलग से। तो कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसीज के तहत जितनी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स अगर रेज हुई है तो ऑडिटर को वो भी कंसीडर करते हुए यहाँ पे अगर कोई ऐसा लग रहा है उसको तो रिपोर्ट करता है कि वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड ऑल द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स और नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसके बाद से अभी तुम लोग की जो रिकॉर्डिंग हुई है, अगला मैंने जो रिकॉर्डिंग दी हुई है 2.5 घंटे की एक, ठीक है, तो इसके बाद से जितना पोर्शन बचा हुआ है वो पूरा उसमें कवर्ड है। निधि कंपनी से आई रिमेंबर एज फार एज, हाँ निधि कंपनी से ही कवर्ड है। तो तुम लोग अब उसके बाद से वहां तक पूरा आज कंपनी ऑडिट खत्म करोगे आज ही, ठीक है। टेक योर ब्रेक, डिनर करने के बाद आज ही कोशिश करो कंपनी ऑडिट ओवर करना है। कल तुम्हारा टेस्ट है किस पे, CFS एंड LODR। तो CFS एंड LODR पे टेस्ट दोगे प्रॉपरली, उसको रिवाइज करना अच्छे से, शाम तक टेस्ट दे देना एनी हाउ, एंड देन विल फर्दर डिस्कस द टेस्ट डायरेक्टली ऑन सैटरडे। ठीक है, विल मीट डायरेक्टली नाउ ऑन सैटरडे विथ ऑन अमेंडमेंट लेक्चर, ठीक है। और फ्राइडे एंड थर्सडे का मैंने तुम लोग को बता दिया क्या, इंश्योरेंस ऑडिट तुमको कवर करना है। सो स्टिक टू द शेड्यूल, जो बोला है कवर करना है, कवर हो सकता है इजीली है, 2 दिन में आराम से कवर होता है इंश्योरेंस ऑडिट। और किसी का ऑलरेडी अगर अच्छे से किया हुआ है इंश्योरेंस ऑडिट तो 2 घंटे का एक और लेक्चर है रिवीजन लेक्चर, उसकी भी मेरी लिंक मैंने दी हुई है ग्रुप में, अगर ऑलरेडी तुम्हारा कवर किया हुआ है अच्छे से। तो इंश्योरेंस ऑडिट मेरे ख्याल से ऐसे 4-4.5 घंटे के लेक्चर है टोटल सब मिला के, अगर मैं नॉर्मली अगर कवर किया हो जितना फास्ट ट्रैक वाइज में, बट अगर उससे भी जल्दी और तुमको कवर करना है तो तुम उस रिवीजन वीडियो के थ्रू भी कर सकते हो कवर, अगर ऑलरेडी कवर्ड है तो डिटेल में अच्छे से कवर करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस ऑडिट इस अटेम्प्ट के लिए, पिछले बार आया ही नहीं है ना एमसीक्यू में ना थ्योरी में, ठीक है। तो अच्छे से कवर करना इंश्योरेंस ऑडिट दोनों, और स्टिक टू द शेड्यूल, कंप्लीट कर लेना फ्राइडे तक, सीधा सैटरडे को फिर अपन अमेंडमेंट करेंगे कवर, ठीक है। चलो